गुड आफ्टरनून एवरीवन, और आप सबका वेलकम है। इस्तकबाल करती हूँ आप सबका। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप शामिल होने के लिए पहुँचे, एजाज़ है हमारे लिए। बेहद हसास मुद्दे को हमने चुना है जिस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके बारे में खुलकर बातचीत नहीं होती है। सोसाइटी के जो दोनों तरफ अगर बात की जाए, टेबल के दोनों तरफ ना एक्सेप्टेंस है ना उसकी इस वक्त कबूलियत है। इसी पर बात करेंगे आज। तो आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम का। बेहद ख़ास प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत भी ख़ास होनी चाहिए। आदाब, नमस्कार एक बार फिर से आप सबका। अपना तारुफ मैं कर देती हूँ। मैं आपके साथ इरम खान, और पूरी जी मीडिया की टीम की तरफ से हमारी जानिब से आप सभी का इस्तकबाल है इस खूबसूरत ग्लोबल माइंड केयर कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत वेलकम है। आपकी शिरकत हमारी कोशिशों और इरादों को हौसला दे रही है। आज इसी संजीदा मुद्दे पर बात करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मेंटल हेल्थ डे के मौके पर ग्लोबल माइंड केयर कॉन्क्लेव का इफ्तिताह कर रहे हैं। इस पर देश और दुनिया के एक्सपर्ट्स अपनी राय पेश करेंगे और लोगों को इसे पहचाने और इसे समझने का तरीका भी बताएंगे। इस कॉन्क्लेव का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें उससे पहले हम अपने तमाम मेहमानों को भी दावत देंगे कि वो स्टेज पर आएँ और लैंप लाइटनिंग करें। तो सभी को मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आज हमारे ख़ास मेहमान खुसूसी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, आपको मैं दावत देती हूँ। आप प्लीज़ स्टेज पर शिरकत करें, लैंप लाइटिंग करें। इसी के साथ अभियोजा सर, CEO जी मीडिया, तारिक फरीदी सर, एडिटर जी सलाम, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर ललित खन्ना, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी, डॉक्टर सुनील मित्तल, चेयरमैन CIMBS हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी स्टेज पर शिरकत करें। और संजय गुप्ता साहब, सेक्रेटरी रोटरी क्लब, स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कहते हैं कि उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। जिंदगी की पूरी इमारत उम्मीद को मजबूत करने की बुनियाद खड़ी करती है। सांसों की हर डोर उम्मीद से बंधी होती है। गिरकर संभलने के लिए, कुछ नया करने के लिए उम्मीद हौसला बढ़ाती है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, अपने साथ सुबह का उजाला उम्मीद लेकर आती है। ख्वाबों को सच करने की उम्मीद, ख्वाहिशों को पूरा करने की उम्मीद, हम सबकी ज़िंदगी को भरपूर खुशियों की उम्मीद रहती है। अब बिना किसी देरी के स्टेज पर दावत देना चाहूँगी जी सलाम के एडिटर तारिक फरीदी सर को। वो यहाँ पर आएँ और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। सच ये है कि जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ये खामोशी, ये साइलेंस रहता है। एंड वी हैव टू ब्रेक दिस साइलेंस, वी हैव टू क्रिएट सम नॉइज़। और उस नॉइज़ की शुरुआत हमने आज से की है ग्लोबल माइंड केयर कॉन्क्लेव से, जो जी मीडिया का इनिशिएटिव है इन एसोसिएशन विद रोटरी क्लब, सिम्स और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। आज से तकरीबन मई-जून 2024 तक ये कैंपेन का पहला फेज़ होगा, और हम उस वक्त तक हम कमिटेड हैं, हम उस वक्त तक इस कैंपेन को चलाएंगे जब तक हमारे सराउंडिंग का हर एक शख्स मेंटली हील ना हो जाए। बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे आसपास के लोग 20-21 साल के बच्चे कहते हैं कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। हम लोग एक गांव के, छोटे से गांव से हम लोग आते हैं जहां डिप्रेशन हमने कभी सुना ही नहीं था। हम लोगों की परवरिश उस माहौल में होती है जहां हमें मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है। मेट्रो में शायद वो कहीं खो गया है, बिकॉज हम एक छोटी सोसाइटी में रहते हैं। हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते हैं, नेक्स्ट डोर नेबर को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है। स्ट्रांग माइंड की जब हम बात करते हैं तो 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे यहाँ। करेज, एंड दैट इज़ 4C, करेज, कमिटमेंट, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। बहुत छोटी स्टोरी है। ये उस दौर की कहानी है जब ई-कॉमर्स नहीं था, एवरीथिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स। वो ज़माना नहीं था, डोर टू डोर सेल होता था। हम सब ने देखा होगा, लोग बेल बजाते थे, सेल्समैन आते थे, हम भगा देते थे। कभी बुलाते थे, वो घंटों सामान दिखाता हमें और हम कहते नहीं ये तो नहीं चाहिए। उसको लगता था यार मेरा इंसेंटिव चला जाए मगर ये बिक जाए। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। एक छोटे से शहर के एक शख्स फैमिली से बगावत करके मुंबई जाते हैं, डोर टू डोर सेल में जाते हैं। 46-47 दिन तक कुछ नहीं बिकता है, हिम्मत नहीं हारते। ये वो दौर था जब इंसेंटिव मिलता था, सैलरी नहीं मिलती थी। 47वें दिन कुछ छोटी मोटी चीज़ बिक गई होगी। 1 साल तक
सिलसिला यही चला, बट इसमें कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है कि उस शख्स के पास ही हैड जस्ट वन पेयर ऑफ क्लोथ। तो जब वो दिन में आते थे घर, रात में घर वापस आते थे, उस कपड़े को धोते, इतना निचोड़ते कि वो सुबह तक सूख जाए, और सुबह उठने के बाद प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वो स्टोव पे पतीली गर्म करके उसको प्रेस करते थे, शिकने मिटाते थे। आपको उन शिकनों में शायद बेबसी, बेकसी, लाचारी दिखे, मगर मुझे उसमें दिखता है कन्विक्शन कि ये फ्यूचर के अपने मुकद्दर की वो शिकने मिटा रहे थे। ये सिलसिला चला डोर टू डोर का पूरे साल, 1.5 साल, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी। इंडिया हेड बने, इस एशिया पैसिफिक, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स लॉन्च किए, बड़ी कंपनीज, बड़े प्रोडक्ट्स, बड़े ओहदे पे रहे। और ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी स्टोरीज़ कभी इंस्पायर नहीं करती, वो स्टोरी मुझे इंस्पायर करती जो हमारे आसपास हो, हमारे बीच में हो। और बहुत सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद, बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर रहने के बाद, वो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े मीडिया घराने के CEO हैं। दुनिया उन्हें मिस्टर अभय ओझा के नाम से जानती है, और हम उन्हें प्यार से अभय सर कहते हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए क्या काम किया वो बताते नहीं हैं, बट वो जो करते हैं उसमें बहुत लेसन्स होते हैं। हम लोग अपने दिन भर की मेहनत में काम के बीच थोड़ा सा लाफ्टर डालते हैं, वो लाफ्टर के बीच में काम डालते हैं। उनके केबिन में आप पहुँचेंगे, 50 प्रॉब्लम्स लेकर 5 मिनट में सॉर्ट आउट। आप कह रहे ये क्या हुआ, सब हो गया। सो प्लीज़ वेलकम आवर CEO, हम इन्हें लाफिंग बुद्धा कहते हैं। प्लीज़ कम सर, वेलकम मिस्टर अभय ओझा। थैंक यू सो मच तारिक जी। मुझे पता नहीं था कि आप मेरी स्टोरी बोल रहे हो। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि किसके बारे में बात हो रही है। फिर फाइनली कुछ जो शब्द थे वो जुड़ते गए और पता पड़ा कि मेरी स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फ्रॉम जी मीडिया। आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन, स्पेशली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल यू ललित साहब। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपने समय निकाला और आप आए और इतने इस तरह के सब्जेक्ट पे अपना सहयोग देने की कोशिश करी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोटरी, स्पेशली डॉक्टर ललित जी और सुनील जी, राजू रंगवाला जी। जी मीडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ KRA हैं HR के, जो हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का विज़न था वो कि संवाद। जब हम संवाद की बात करते हैं तो संवाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर तरह का सॉल्यूशन है। संवाद कभी वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। एक होता है फीडबैक, बहुत सारी कंपनीज में फीडबैक दिए जाते हैं। सिर्फ एक कम्युनिकेशन कर दिया, फीडबैक दे दिया और बोला कि जी अब आपने जो करा उसका ये रिज़ल्ट है और आप थैंक यू सो मच। जब हमारे यहाँ संवाद की शुरुआत हुई, हमारा 30% जितना भी साल आपने कोई काम करा हो, आपने भले 1000 करोड़ का टारगेट है, आप 10,000 करोड़ लिया है, आपको उसका सिर्फ 70% मिलेगा। आपका वेटेज सिर्फ 70% है, 30% वेटेज संवाद का है। संवाद आप अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, ये हमारे यहाँ की जी मीडिया की कल्चर है। और ये बहुत ये मुझे लगता नहीं, मैंने काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में काम किया है, काफ़ी ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, मैंने काफ़ी मेहनत करी है। बट जब यहाँ आके मैंने देखा संवाद, तो संवाद का एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम था जिसमें छोटे से छोटा व्यक्ति, मेरे ऑफिस का प्यून मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरे ड्राइवर मेरे बारे में सब जानता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि उनके कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या परसेंटेज आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं। मेरा अगर ऑफिस बॉय है तो उसके घर में शादी हुई है तो शादी में उसको कितने पैसे खर्च हो गए, कितनों की कमी पड़ रही है। तो ये सिर्फ संवाद का ही असर है कि खुल के बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी पूरी टीम को कि कोई मुझे CEO नहीं समझता यहाँ पे। मैंने यह कल्चर, जो बेसिक कल्चर होता है कैबिन कल्चर, वो हमने कोशिश की उसको ख़त्म करने की। एक डेजिग्नेटेड कैबिन है आपका कि हाँ जी आपका ये कैबिन है, आपका सामान वामान रख सकते हो। यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल पे जाके बात कर सकता है। तो जो सबसे पहली शुरुआत होती है डर की, कि मैं किसी के पास जाके क्या बात करूं, ये तो मेरे से सीनियर हैं, ये तो मेरे से बड़े हैं, या ये तो बहुत पैसे वाले हैं। ये हम अदर सोसाइटी में देखते हैं तो आपके एक
परसेप्शन बन जाती कि अरे ये तो बड़े पैसे वाले हैं, इनके घर में कैसे जाए। मैं अपने आप को बहुत अंदर से स्ट्रांग मानता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक अंदर से फीलिंग आती है यार क्या हो रहा है, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, सब कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें नहीं हो रही है। तो वहाँ एक हर व्यक्ति सोचता है, कहीं ना कहीं डगमगाता है और वहाँ उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम संवाद की और इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो बहुत स्ट्रांग है, मैं हूँ, आप है, सब जने स्ट्रांग होते हैं, एक समय ऐसा आता है बीच में, जैसे कोविड का पीरियड था, काफ़ी चीज़ें हुई, डीमोनेटाइजेशन का पीरियड था, काफ़ी समय ऐसा निकला जहाँ पे लोगों को जो वो चाहते थे वो कभी नहीं मिल पाया। तो वहाँ आप जब थोड़ा से डाउन होते हो तब आपको कोशिश करना चाहिए, अगर आप क्लियर नहीं अपने आप को, थॉट प्रोसेस को नहीं रख पा रहे हो, तो आप बात कीजिए किसी से। जी मीडिया की तरफ से दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव। हम लोग यहाँ ना पैसा देख रहे हैं ना रेवेन्यू देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जी मीडिया की तरफ से कि हम किस तरीके से इसके बारे में बात करें। सो लेट्स टॉक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अभय सर, तारिक सर, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्पीच। और उम्मीद करते हैं कि जो जर्नी आपने अपनी शेयर की है उससे सभी यहाँ पर इंस्पायर होंगे, और हम जैसे लोगों के लिए, जो नौजवान नस्ल है, जो अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है और हम छोटे छोटे चीज़ों को लेकर उलझे रह जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम उसी के साथ तब आगे बढ़ते हैं। इन्वाइट करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील मित्तल साहब भी तशरीफ़ लाएँ और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए जाने हैं इस पर रोशनी डालें। आप कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट एंड डायरेक्टर CIMPS न्यू दिल्ली से हमारे साथ हैं। सर प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। आज से तकरीबन 40 साल पहले जब मैंने अपने लिए सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन क्या करना चाहिए, तो ये मन में हुआ कि भाई साइकेट्री करनी है तो हिंदुस्तान के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से करनी है। और जब मेरा सिलेक्शन PGI चंडीगढ़ में हुआ, उस समय 2 इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े थे, 3 निम्हांस बेंगलोर, PGI चंडीगढ़ और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। वहाँ सिलेक्शन हुआ और मेरे रिश्तेदारी में पता चला कि ये साइकेट्री करने जा रहे हैं। तो एक मेरे रिलेटिव हैं जो कि बाद में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, वो कष्ट उठाकर मेरे घर आई मुझे डिसवेड करने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने MBBS किया है तो साइकेट्रिस्ट बनने के लिए किया है, अरे कार्डियोलॉजी करो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ब्रेन का करना है तो न्यूरोलॉजी कर लो, ये क्या साइकेट्री करने की तुम्हें पड़ी है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो साइकेट्री करनी है। और शायद अगर मैंने ये पढ़ाई ना की होती तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद ना होता। और ये हम सबका जो मुलाकात है इसीलिए है क्योंकि जो मन की बात है, जो माइंड की बात है, वो हम सबको जोड़ती है। हम बात जब मेंटल हेल्थ की करते हैं तो इसके 2 पहलू हो जाते हैं। कुछ जो मेंटल वेलनेस की, मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, अपने रिश्तों की बात करते हैं, हम जो बात करते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, और दूसरा जो इसका एक हिस्सा है वो मानसिक रोगों को लेकर है। तो आज जो यहाँ पर पूरे दिन का संवाद है, जो पूरे दिन का जो आज यहाँ एजेंडा है, वो बहुत दोनों ही चीज़ों को कवर करेगा, मनोरोग को भी और मेंटल वेलबींग को भी। बहुत ही खूबसूरत खिताब हमने देखा। और अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर ललित खन्ना, रोटरी रिप्रेजेंटेटिव, इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तशरीफ़ ले आएंगे और मेंटल हेल्थ में रोटरी इंटरनेशनल का क्या किरदार है वो हमारे साथ साझा करें। हर एक वक्ता ने पिछले वक्ता से बेहतर बोलकर मेरे काम को थोड़ा मुश्किल कर दिया है, लेकिन रोटरी में एक बात है कि देयर इज़ नो फ्री लंच और डिनर, एंड व्हेन यू हैव बीन इनवाइटेड टू स्पीक, सो यू हैव टू जस्टिफाई योर प्रेजेंस। सो आई विल ट्राई टू डू दैट। बात कहानियों की भी शुरू हुई, शेर व शायरी की भी शुरू हुई, तो रोटरी के माध्यम से आई वुड लाइक टू गो बैक टू 1989 when Rotary took a pledge worldwide कि हम इस दुनिया से पोलियो को ख़त्म करेंगे। बहुत लोगों को इस बात पर हंसी आई कि पोलियो जैसी बीमारी को
पूरी दुनिया से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन एक डिटर्मिनेशन था, एक संकल्प था कि हमने ये करना है। और करने के लिए मुझे वो बात याद आती है कि मैं भी करीब 3.5 दशक से रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज 2012 में हिंदुस्तान से पोलियो ख़त्म हुआ और आज पूरे विश्व से पोलियो मुक्त विश्व है, सिवाय 2 कंट्रीज़ के, एक पाकिस्तान और दूसरा अफ़गानिस्तान, जिसमें भी बहुत चंद केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तान भी एक बार मुक्त हो गया था, लेकिन पिछले साल उसमें 2 केसेस आ गए। तो इसलिए अभी हम पूरे विश्व को पोलियो मुक्त नहीं कह सकते, लेकिन ये मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम हमने जो उठाया और उसकी आपूर्ति में, उसके अचीवमेंट में हमें सबको सफलता मिली रोटरी के माध्यम से। राइट टू मेंटल हेल्थ, हमारे सेशन का आगाज़ करते हैं। पहला सेशन हमारा राइट टू मेंटल हेल्थ इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इस पर आपको गॉर्डन आर मैकनेली, प्रेसिडेंट रोटरी इंटरनेशनल, का मैसेज दिखाना चाहेंगे। In the year ahead, we will make progress towards eradicating polio and create hope in the world through service projects in our areas of focus. But I want to spend a couple of minutes discussing another important way Rotary will create lasting change this year, by focusing on mental health. People today are hurting. Many of them don't know how to ask for help. But everyone needs a safe place where people of all ages and in all cultures can share triumphs and open up about life's challenges. Rotary can be that place. और एक और पैगाम है हमारे पास। I'm delighted, to be part of this first session of these great events and activities. So let me start by offering you congratulations for what you are planning to do, and really I'm particularly grateful. So I want to thank the organizers, and I want to tell you clearly that we are fully in support of what you are doing, and because it will definitely help us to advance mental health. अब बिना किसी देरी के इस सेशन के दूसरे पैनल की तरफ बढ़ते हैं। इस पैनल का नाम है द इंडियन पर्सपेक्टिव और हम इसमें चर्चा करेंगे द इंडियन मेंटल हेल्थ केयर सिनेरियो के बारे में। हम कैसे पहचाने अपने आप को कि मेरा मन खराब है या मुझे कोई समस्या है। तो देखिए, सबसे जो बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम सबका जो व्यवहार है, व्यवहार में बदलाव अगर आता है और वो एक व्यक्ति को भी पता लगता है और घर के व्यक्ति को भी पता लगता है। मान लीजिए वो बहुत चुप हो गया है जो पहले नहीं था, तो एक तो ये जो व्यवहार में बदलाव, ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप कोई भी व्यक्ति जो है इसको समझ सकता है। ये ज़रूर है कि व्यक्ति को पहुंचने तक एक मनोचिकित्सक तक वक्त लग जाता है, और जो बात तभी आवश्यक हो जाती है कि जो इसके साथ स्टिग्मा जुड़ा है, जो मनोरोग के साथ जो स्टिग्मा है, उसको ओवरकम कैसे करेंगे? अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, इसके बारे में अगर लोगों को जानकारी होगी, तभी वो समझेंगे कि बाकी रोग जैसे हैं। और इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम बहुत आवश्यक हो जाते हैं, और ख़ासकर ये इस चीज़ को ध्यान रखते हो क्योंकि बात हम हिंदुस्तान की कर रहे हैं, इंडियन सिनेरियो की कर रहे हैं। तो अगर हम खाली गिनते ही हैं तो वो नंबर बहुत ह्यूज हो जाता है। जिन देशों की पॉपुलेशन कम है वहाँ पर सेवाएं शायद ज़्यादा बेहतर हों, पर पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ नंबर्स बहुत ह्यूज हैं, और अगर हम अनुमान लगाते हैं कि उन तक पहुँचना है तो बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं कि किस तरह वहाँ सर्विसेज पहुँचाई जाएं, किस तरह लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। जो सामाजिक पहलू है मानसिक बीमारी के उस व्यक्ति विशेष के लिए जो बीमारी से गुजर रहा है या गुजर रही है, और जो उनके परिवार के साथी हैं, तो सामाजिक पहलू बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ मैं अच्छी बात ये कहना चाहूँगा भारतवर्ष के लिए कि दो संक्षेप में आंकड़े बताए जाए। करीब 50 साल पहले WHO हेडक्वार्टर्स ने एक रिसर्च की थी, जो स्किज़ोफ्रेनिया सबसे घातक बीमारी समझी जाती है, दी विलन ऑफ साइकेट्री। उसमें 9 देशों में रिसर्च की गई 2 या 5 साल के फॉलोअप में कि आउटकम कहाँ बेहतर होता है।
और सरप्राइजिंग फाइंडिंग 70 के दशक में भी ये थी कि इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में आउटकम बेटर था विकसित देशों समाजों के मुकाबले। तो अब दूसरे सेशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले सेशन का दूसरा जो पैनल है इस ओर बढ़ते हैं, मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी। ये बहुत ही अहम कदम लिया है कि ग्लोबल माइंड केयर कॉन्क्लेव, ये थोड़ा सा समाज में हमारी सोसाइटी में दबा हुआ एक मुद्दा होता है, उसको आज उभर कर ऊपर लाना, उस पर आज चर्चा करना, ये सबसे बड़ी बात है। अब रही बात कानून की, तो कानून में कई सारे बदलाव आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे जो मानसिक, मैं ये नहीं कहूँगा रोगी पर पीड़ित लोग या थोड़े से विक्टिम्स जो होते हैं, उनके लिए हमारी परिभाषा यही होती थी कोई ल्यूनेटिक है या वो ल्यूनेसी से पीड़ित है। वो एक दौर था, अब वहाँ उस दौर से हम आगे चलकर अभी आए हैं। तो आज की तारीख में 1987 में एक नया लेजिस्लेशन आया, फिर उसके बाद जो आज की तारीख में जो करंट लेजिस्लेशन है 2017 में, वो एक यूएन कन्वेंशन के पर बेस्ड है। यूएन कन्वेंशन में कई सारे देशों ने मिलके इस मुद्दे को, इस बीमारी को थोड़ा अलग तरह से देखने की एक ज़रिया निकाला है, और भारत भी वही यानी यूएन कन्वेंशन को लेकर उसी मुद्दे पर, उसी मोल्ड पर एक नया लेजिस्लेशन बना है जो कि 2017 का है। उसमें कई सारे बदलाव आए हैं लेजिस्लेचर में। ये समस्या है, समस्या बढ़ रही है, समस्या हमेशा से थी, और पहले जो एक पैनल था उन्होंने कोशिश करी समझाने की उस शॉर्ट पीरियड में कि एक बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं, एक ऐसी होती हैं जो कि हम कोप अप कर रहे होते हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कभी भी किसी को हो जाता है। देन देयर इज़ अ सीरियस डायमेंशन वेयर द प्रॉब्लम इज सिवियर, हेलुसिनेशन हो रहे हैं, डिल्यूशंस हो रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो मैं पहले सबसे ये कहना चाहूँगा कि वो जो सीरियस वाला बात है, प्लीज़ अगर किसी की फैमिली में ऐसा दिख रहा है, उसके आसपास कुछ दिख रहा है, इमीडिएट मदद लीजिए, क्योंकि वो उस टाइम पे व्यक्ति में अपनी जजमेंट ही चली जाती है कि मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं। वो अपना इंसाइट, हम कहते हैं इंसाइट नहीं होती उसमें कि मैं ये भी कहूँ कि मैं बीमार हूँ। जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं और कोर्ट में जब हम उसका एक्सक्यूज़ लेने की कोशिश करते हैं, तो मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को अपने किए करने पर का उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं है। आप मेंटली इल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास पूरी कैपेसिटी हो सकती है। थोड़ी सी जहमत और देना चाहेंगे, लेकिन हम अपने चीफ गेस्ट को, गेस्ट ऑफ ऑनर को, यूयू ललित सर और वीके पॉल सर, थोड़ी सी जहमत, क्योंकि आपकी मौजूदगी इतनी खूबसूरत है कि हम चाहते ही नहीं कि आप हमारे स्टेज से जाएं। प्लीज़ सर तशरीफ़ ले आइए। यूयू ललित सर और वीके पॉल सर के साथ अबे ओझा सर और तारिक फरीदी सर को भी मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और इस शोबे में लोगों की बहुत मदद की है, और ऐसे लोगों की तारीफ़ होनी ही चाहिए। तो उन्हें एजाज़ से सरफराज करने के लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट शरद जैन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, रोटरी इंटरनेशनल। प्लीज़ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Sharad Jain is a successful entrepreneur specializing in online electronic retail service in UAE and KSA consumer market. He's co-founder Rechargeit.com, a top e-commerce venture ranked #1 by Deloitte Technology Fast 50 program in 2012. Sharad holds an MBA from FMS Delhi and BE in electronics engineering from BITS Pilani. Now I would like to invite ML Agarwal, past district governor, Rotary International. ML Agarwal is the senior most Rotarian of our current district, RID 3012. In 1972 to 73, he served as the president of our home club, Rotary Club of Delhi North. He has been known for his philanthropic activities and his great community service towards the society, impact of which have been beyond par excellence. Now I would like to invite Amita Anil Mohindru, District Governor, next Rotary International.
Dr. Amita, a pioneering Rotarian, holds an honorary doctorate from Cambridge University, Canada, and achieved a historic milestone as the first woman elected as district governor for the year 2026 in both districts 3012 and 3011, with an astounding 95% vote share. Now I would like to invite on stage Dr. Mukesh Kumar, Associate Director, Neurology, Max Hospital, New Delhi. Dr. Mukesh Kumar is also known for his remarkable contribution. He is a distinguished neurologist with a strong background in DBS programming for Parkinson's stem cell research conditions. Thank you, sir. Now I would like to invite Mind Forest. Now I would like to invite on stage Sameer Bhati, MD, Star Imaging and Path Lab Limited. Sameer Bhati is ROE-owned public health expert and an award-winning entrepreneur. He serves as the director of Star Imaging and Path Lab and Janta X-ray Clinic with a strong focus on digital diagnostics and clinical pathology. Now I would like to invite people from Caring Foundation. It's a strong commitment to mental health advocacy. The foundation actively promotes awareness, offers training, conducts research, and provides low-cost services to understand populations. Now, Rotary Club of Delhi North. Rotary Club of Delhi North, which a rich history of spanning 6 decades, embodies the Rotary International motto of service above self. They have conducted diverse service projects, supported education and healthcare. They have elected district governors and have numerous Paul Harris Fellows. In 2022-23, they achieved awards and successfully implemented a groundbreaking mental health project under President Raj Gopal Rangwala's leadership. The commitment to mental health awareness remains steadfast as they continue to make a positive impact on their community and beyond. The contribution is highly remarkable. अंडरस्टैंडिंग द मेंटल डिसऑर्डर सबसे बड़ा जो इस वक्त रुकावट है इस शोबे में, इसकी कामयाबी में, वो यही है कि सबसे पहले समझेंगे और समझेंगे उसके बाद ही किसी की मदद की जा सकेगी. इसी वजह से दूसरा सेशन जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स का. आज के युग में हम इसको ब्रेन डिसऑर्डर कहते हैं. मिसाल के तौर पर अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो सिर्फ ये नहीं है कि 2 हफ्ते की बीमारी है, मन उदास रहता है, काम नहीं कर पा रहा है, पर ये भी पाया गया है कि उसके ब्रेन के अंदर खास पोर्शन जैसे एमिगडाला है वो बड़ा हो जाता है, हिपोकैम्पस छोटा हो जाता है. तो ये वैसे ही बीमारी है जैसे किसी को डायबिटीज़ है, वही है. जब किसी को कोई मेंटल इलनेस होती है तो उसके 4 बिहेवियर्स निकल के आते हैं और यही बिहेवियर्स यूजुअली उस इंसान के लाइफ को अफेक्ट कर जाता है. सो हम कॉमनली अपने फील्ड में इसको 4 डीज़ के नाम से मानते हैं. तो फर्स्ट डी इज़ डिस्ट्रेस, जिससे ये होता है कि जब किसी इंसान को कोई मेंटल इलनेस होती है तो उस वजह से उस इंसान को डिस्ट्रेस फील होता है और उसके परिवार वालों को भी उनके बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस की वजह से डिस्ट्रेस फील होता है, उनको परेशानी होती है. हमारा सेकेंड डी जो है वो है डिसफंक्शन, विच मीन्स दैट जब मेंटल इलनेस को नज़रअंदाज किया जाता है तब इस इंसान के जीवन के अलग अलग एरियाज़ में फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है, डिसफंक्शनैलिटी आती है. थर्ड डी इज़ डिविएंट बिहेवियर. अब हर कल्चर में अलग अलग बिहेवियर्स को नॉर्मल या टिपिकल माना जाता है, लेकिन अगर हम मर्डर की बात करते हैं तो वो किसी भी कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है. तो कोई अगर इंसान मर्डर करता है या विदाउट एनी प्रोवोकेशन अगर किसी को हार्म करते हैं फिजिकली तो दैट वुड बी डिविएंट बिहेवियर, राइट. एंड द लास्ट डी इज़ डेंजर. जब कोई इंसान मेंटल इलनेस से जूझ रहा है तो वो अपने लिए डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने एक्शंस के बारे में आइडिया नहीं होता. आपको लगता है आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत होते हैं. ये आपको पता नहीं होता कि आपको कैसे हिट करेगा और क्या होगा, ना आपने प्लान किया होता है ना फील किया होता है. ऐसा ही जैसे हम कहते हैं मिर्ची तीखी होती है पर हमने चखी नहीं होती. जब तक हमारी टंग पे नहीं आती हमें पता नहीं चलता वो कितनी तीखी है, कैसी है. ऐसे ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी रहती है. There was some events in my life. I lost my husband 3 years back. I thought I was very strong.
बट आई नेवर रियलाइज आई कैन लूज माई फोकस एंड मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सपर्ट्स की मदद नहीं लेती तो मेरे लिए अपने आप उस धुंध से बाहर निकलना मुश्किल था। तो मैं थैंकफुल हूँ अपने डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने मुझे गाइड किया। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कहाँ आप बहुत बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ट्रेजेडी हिट करती है या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आपको लगता है आप अगला दिन भी प्लान नहीं कर सकते। सेशंस आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरे सेशन के दूसरे पैनल में हम बात करेंगे। कई सवाल हमारे जहन में हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पैनल में हम बात करेंगे इंश्योरेंस एंड मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ इज सेम एज फिजिकल हेल्थ। तो जैसे कि हमने बात करी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत उसके बाद एस्टीम्ड रेगुलेटर IRDA ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था। इस नोटिफिकेशन का पर्पस बहुत सिंपल है कि जैसे कि आप फिजिकल इलनेस को ट्रीट करते हैं, आप उसी कैटेगरी में मेंटल इलनेस को भी ट्रीट करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनी भेजा गया। इसका मतलब ये है बहुत सिंपल तरीके में कि अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ या हार्ट की कंडीशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसके लिए अगर आपको क्लेम दिया जाता है, सिमिलरली अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो जिसके लिए किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में इलाज चाहिए हो, तो वो जो खर्चा होगा वो भी इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करे। अगर हमें अब मेंटल इलनेस की वजह से कोई व्यक्ति जाके एडमिट होते हैं मानिए, और उनका जो भी आता है क्लेम, वो से क्लेम अब लॉ ये कहता है कि आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको उस क्लेम का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल इलनेस हैज़ टू बी ट्रीटेड एट पार विद फिजिकल इलनेस। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, ये हमारा एक्ट कहता है कि सेम बेसिस पे फिजिकल और मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट को इंश्योरर्स को अब ट्रीट करना है, तो कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेशन की तरफ। अपने थर्ड सेशन में ब्रेकिंग बैरियर्स पर बात करेंगे। इसमें अलग अलग पैनल के अलग अलग टॉपिक्स होंगे। हमारे पहले पैनल का टॉपिक है स्टिग्मा एंड अवेयरनेस, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। इसको डेफिनेटली ख़त्म करने की ज़रूरत है, और हमने नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर मेंटली इल संजीवनी नाम से स्टार्ट किया था। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो ये वुडेड एरिया था, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के उधर। तो एक दिन मेरे पास जो है वो कुछ पुलिस के लोग आए, तो उन्होंने कहा कि आपका स्टाफ जो है वो काफ़ी लंबे बस स्टॉप से उतर के वुडेड एरिया से यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आता है, वो मेन रोड से जो है वो नहीं आता है। क्या वो नेचर लवर्स हैं? तो क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स थे, दे वर क्वाइट मेनी ऑफ देम वर क्वाइट गुड लुकिंग, आई मीन दे वर एवरेज, सो दे कुड कम बाय दैट। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग मेन रोड से क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो हमको देख के हंसते हैं कि वी आर मेंटली इल पीपल, ये देखो पागल जा रहे हैं। सो दे कम बाय अ लॉन्ग वुडेड एरिया एंड दे गो ओवर देयर। सो many of them were patients of Dr. Sunil Mittal also. So we had a joint meeting to say that, hey, why can't you just all together come by the main area? तो उसको ही समझाने में दे सेड नहीं, वी प्रेफर टू गो बाय दैट। वो रिस्की है, वुडेड एरिया है, बैड कैरेक्टर्स भी हैं, बट वी प्रेफर गोइंग बाय दैट। सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल इलनेस। मैनी ऑफ देम अंडरस्टैंड कि उनको ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन दे वांट ट्रीटमेंट इन सीक्रेट। Mental disorder is more like a software error in a particular system of the hardware which works in the nervous system. ठीक है, तो there is a brain, spinal cord, something like that. तो as a neurologist मैं ये कहूँगा कि software is also outcome of the hardware problem. It is not only the software is error, it is hardware जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई और आपको सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, तो आप कैसे डेटा डिसाइड करेंगे कि यह सॉफ्टवेयर एरर है कि हार्डवेयर एरर है? तो एज ए देखा जाए कि यस, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होती है, सबको दिखता है कि हाँ आज आप सब ठीक था, कल कहीं क्यों भैया बात नहीं कर रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं समझ कुछ और रहा है, कुछ भी मतलब एक ऐसा होता है कि अच्छा लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, सिंपल आंसर। पर ऐसे कुछ सिचुएशन में 25% केस मैं आपको बताता हूँ, ऑन एन एवरेज ओपीडी केस ये है कि 25% के इट इज रिलेटेड टू हार्डवेयर प्रॉब्लम। हार्डवेयर मीन्स क्या? दिमागी स्ट्रोक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, और ऑलमोस्ट कहेंगे वीक में एक केस ऐसा निकलता है। तो एज ग्रुप के हिसाब से सब में अलग अलग पैटर्न होता है। मैं कम्प्लीटली सर के दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल अग्री करूँगी। कई बार हार्डवेयर की प्रॉब्लम, जैसे सर ने अभी एक्सप्लेन किया, हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती है,
एंड जो अभी डिले वाला पॉइंट हम मेंशन कर रहे हैं, कई बार डिले उसके ज़रिए भी हो जाता है। तो हमारा जो पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन, हमारी पूरी बॉडी की जांच, डेफिनेटली जो साइकाइट्री या मानसिक तौर पे परेशानी है, हम साइकाइट्रिस्ट को तब कंसल्ट करते हैं जब हमें लगता है कि फिजिकली कोई परेशानी नहीं है। बिना वक्त ज़ाय के हम अपने तीसरे सेशन के दूसरे पैनल के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टेक होल्डर्स साइलेंस टू सॉलिडारिटी। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं डायबिटीज़ का इलाज करा रहा हूँ तो मैं सबको बताऊँ कि मुझे डायबिटीज़ है। लेकिन मानसिक रोग में ये क्यों अहम है? क्योंकि एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है। इट्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट फैक्ट, बिकॉज इस स्टिग्मा की वजह से मार्जिनलाइजेशन होता है। मेरी डायबिटीज़ के कारण मेरे को नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी को मालूम चल जाता है तो उसकी वजह से मेरा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। NGOs का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ में, स्पेशली बिकॉज क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें होती हैं। एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक ये होता है कि खासकर सिवियर मेंटल इलनेस में या इवन कॉमन मेंटल इलनेसेस में आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, और डॉक्टर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बीच में आदमी को अपनी लाइफ लीड करनी होती है। इंडिया वी हैव नाउ चेंज द वर्ड केयर गिवर टू फैमिली केयरर। सो कहीं पर भी हम केयर गिवर नहीं करते, बिकॉज हम केयर प्रोवाइडर नहीं हैं प्रोफेशनल, हम फैमिली केयरर्स हैं, वी आर इन द फैमिली। एंड रिलेटेड टू फैमिली ओनली, आई थिंक डॉक्टर मित्तल ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई पर्सन विद मेंटल इलनेस ज़िंदा है तो वो अपनी फैमिली की वजह से ज़िंदा है, और वो फैमिली उसको खाना देती है तो वो भूखा नहीं रहता है और वो ज़िंदा रहता है। बट देन देर आर पर्सन्स विद मेंटल इलनेस जो बिना फैमिली के भी रहते हैं और स्ट्रीट्स पे भी रहते हैं, और उनका शोषण भी होता है, और काफ़ी दिक्कतों से उनको गुजरना पड़ता है, शायद उनको खाना भी नहीं मिलता होगा। एक्चुअली मैं करीबन 17 सालों से बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जी रही हूँ, एंड इन 17 सालों में बहुत साल डिनाइल में बीते, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर हर तरीके के एपिसोड्स हुए, शॉर्ट, लॉन्ग, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, एवरीथिंग। बट इन द बैकग्राउंड मेरा हमेशा ये था कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ डिस्पाइट द इलनेस। तो एकेडमिक एक्सीलेंस हुआ, दैट्स हाउ आई गॉट माई PhD इन जर्मनी। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आई। ऑल दैट टाइम आई टोल्ड वेरी फ्यू पीपल अबाउट माई इलनेस, वही बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इशूज़ एंड ऑल। आई वॉन्टेड टू बी सीन एज समबडी हु इज़ इंटेलिजेंट, हु इज़ स्मार्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान। क्योंकि हम इस बड़े मसले पर, इस हसास मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बड़े ही अदब के साथ हमारे चीफ गेस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूँगी। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन, मेदांता। स्टेज पर सर तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब मैं बुलाना चाहूँगी सी मीडिया के CEO अभय ओझा सर को, जी सलाम के एडिटर तारिक फरीदी सर को, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर उपासना अरोड़ा, MD यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, वो भी स्टेज पर आने की जहमत करें। हमारे लिए एजाज़ का मौका है, रणदीप गुलेरिया सर हमारे बीच में हैं, उपासना मैम हमारे बीच में इस वक्त है, बेहद मसरूफ़ रहते हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला है ताकि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे बीच शेयर कर सकें और हमें कुछ सीख मिले, हमें कुछ लेसन्स मिले, और यहाँ से हम खाली हाथ बिल्कुल भी ना लौटें। आपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने हैं और कुछ दूसरों से सीखना है। टोकन ऑफ लव फ्रॉम जी मीडिया फैमिली। चौथे पैनल के सेशन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्टनरशिप फॉर मेंटल हेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करें और होलिस्टिक हेल्थ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ जो है वो फिजिकली नहीं, मेंटल एंड सोशल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम WHO की डेफिनेशन भी देखें हेल्थ की, इट इज़ एक्चुअली लुकिंग बोथ एट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो ये बात देखिए कि कोई बीमारी है नहीं है, ये हेल्थ नहीं डिफाइन करता। इसलिए
फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। इस समय समाज जो है उसमें बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं और आप पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं उनके कच्चे मन पर बहुत सारी चीज़ों का असर होता है। जहाँ तक सवाल है प्राइमरी हेल्थ केयर, तो जैसा सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि हम लोग पीपीपी मॉडल पे काम करें, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल मिलके जो प्राइमरी सेंटर होते हैं वहाँ पर अच्छी सुविधाएं दी जाएं ताकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स पे पेशेंट्स का बोझ ना हो, यानी खांसी जुकाम या छोटे से बुखार के लिए लोग बड़े अस्पतालों में ना जाएं। डॉक्टर कोई भी हो, अगर उसका पेशेंट ठीक होता तो उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जो ओपीडीज़ जो हैं, स्पेशली लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी, उनमें रश बहुत ज़्यादा है, बहुत लोड है, तो वक्त नहीं दे सकते हैं। दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप कम मरीज़ देखें और वक्त दें, या आप ज़्यादा मरीज़ देखें और वक्त कम दें। तो दुविधा है ये, पर देना, क्योंकि अगर इलाज सबका होना है तो वो वक्त कम हो जाएगा, पर उस कम वक्त में भी आप कितना कंपैशनेटली केयर दे सकते हैं वो आवश्यक हो जाता है। रणदीप सर, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी आप स्टेज पर ही रुकें, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो माशरे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर जी मीडिया के CEO अभय ओझा सर को, जी सलाम के एडिटर तारिक सर को। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अवनी शुक्ला, फाउंडर वॉरियर कनेक्ट पियर सपोर्ट कम्युनिटी। Dr. Avni Shukla, a remarkable figure in the realm of mental health, as a social entrepreneur, neuroscientist, and a fervent mental health advocate. She is driving force behind Warriors Connect, a peer support community exclusively for Indians navigating diagnosed mental health and conditions or caring for those who do. Now may I invite Dr. M.L. Agrawal, President, Hope Foundation. Dr. M.L. Agrawal is between us. Is a distinguished psychiatrist with an illustrious career, holding key positions in prominent medical associations and serving the Rajasthan state government for over 2 decades. Noteworthy accolades include international recognitions, awards in mental health promotion and community psychiatry, as well as contribution to the field through publications and mentorship. It's a privilege to have you, sir. Now I would like to invite Medha Mukherjee, founder of Feminista. Medha Mukherjee is a current founder and director of Feminista Media Private Limited. She is certified yoga teacher with 900 hours of YTT under her belt. She started her career at 19, working in wealth management as a French bank. Medha has always been a avid reader, aspiring writer, and a peaceful dreamer. Now may I invite Dr. Vaishali Gupta, meditation expert, Art of Living. Dr. Vaishali Gupta is a meditation teacher with the Art of Living for past 16 years and has been working actively for teenagers and rural youth apart from adults. She has worked with UNICEF on a project in remand homes in collaboration with Art of Living and has taken meditation sessions for rural youth and interiors of Bihar. She is founder of Vedic Vastu Hub and is very dedicated. Thank you for being here. Now may I invite Shivali Thapalial, life coach. She is between us. Shivani Thapalial, a life and mental health coach and also passionate documentary maker on mental health. Her mission is to foster genuine awareness about mental health and enlist by creating impactful documentaries. Now may I invite Arab Sharma, Mr. India, he is between us. Arab Sharma, the rising luminary from Delhi, has edged his name as a finalist in the prestigious Ali Club 25th Miss and Mr. Teen India 2023 pageant. Now may I invite Dr. Shifali Batra, Senior Psychiatrist and Mindfulness-based CPT Consultant. Z Family welcomes you. Dr. Shifali Batra is between us, a distinguished Senior Psychiatrist and Mindfulness-based CPT Consultant. Is dedicated to making emotions and behavioral wellness accessible to all. With a globally acclaimed book, Why Do I Feel So Sad? Now may I invite Mr. Amitabh Pandey, GM Sales and Marketing, Lupin. So Yes to Life campaign is run by him. He serves for approximately 2.5 lakhs patients. Thank you, sir. It's a privilege to have you.
और अब एक और सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। कि ऐसी बीमारी है, ऐसी प्रताड़ना होती है कि आप जितना नज़दीक से देखते हैं उतना ही आप इसको अच्छा समझते हैं। तो इस तरह से नॉट ओनली ल्यूपिन बट होल इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज डूइंग इट्स बिट्स। नाउ एज ए इंडस्ट्री या एज ए ल्यूपिन हम दो तरह से इस मुद्दे पे काम कर सकते हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं। एक तो हम कि अफोर्डेबल क्वालिटी में मेडिसिन प्रोवाइड करवाएं, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस, सो फायदा हो। दूसरा हम अवेयरनेस लेवल पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। Business is one aspect of this and humanity and your contribution to the society is the other aspect of it. देखिए, जब हम पैथोलॉजी लैब की बात करते हैं, इमेजिंग सेंटर्स की बात करते हैं, तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। और जब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो भारत में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन पे या प्रिवेंटिव हेल्थ पे, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या माइंड केयर या मेंटल हेल्थ हो, उस पर प्रिवेंशन पे हम बहुत अधिक काम करते नहीं और बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। हम जब बीमारी होती है, जो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हमारा 95% के करीब ट्रीटमेंट का खर्चा रहता है या उसके कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने में खर्चा रहता है, चाहे फिज़िकल या फिर मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस की जैसे बात करें, वो तो बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक ऐसा डिनाइल में ही चीज़ें चली जाती है और डायग्नोस भी नहीं होती है। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर, अपने अगले पैनल की ओर, और इस पैनल में टॉपिक है द रोटरी मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव। सब जानते हैं कोविड के बाद सबसे बड़ी जो एक कहीं ना कहीं सबके दिमाग में है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़े अलग तरह से निकल के आए हैं। कई सुसाइड के केस भी देखे गए, कई फैमिलीज डिस्टर्ब हुई, वहाँ आपने आज भी देखा कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो इसी तरह से ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ। आइडिया आता है तो किसी ना किसी से डायलॉग में आता है। तो इसमें डॉक्टर मित्तल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम सोचते हैं क्या प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से करना है, तो उसमें उनसे बातचीत हुई, हम लोग मिले और ये प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया। तो हमारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, मैं तो ये कहूँगा रोटरी के माध्यम से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, स्मॉल से स्मॉल और जॉइंट से जॉइंट, जो हम नहीं ले सकते। हमारी जो मोटो है, फिलॉसफी है, सर्विस अबव सेल्फ। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्विस, सर्व सेल्फलेसली, सर्व विद अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। रोटरी के जो 7 फोकस एरिया हैं, उसमें कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता रह गया हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मदर एंड गर्ल चाइल्ड हो, लिटरेसी हो, एनवायरनमेंट हो, या किसी भी किस्म का कोई भी आप समाज से संबंधित कोई चीज़ सोचिए सेवा के माध्यम से, वो हमारे इन 7 फोकस एरिया में जुड़ा हुआ है। आप जैसे होते हो और जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाते हो और जिस तरह की पॉजिटिव एटीट्यूड आप में होता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर एनवायरनमेंट। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो और किस तरीके से आप जाके दिलों को जीतते हो। अब अगले पैनल में हम बात करेंगे व्हाट इज़ न्यू इन मेंटल हेल्थ केयर, क्योंकि कई तब्दीलियां हैं माशरे में, कई बदलाव हैं और उन्हीं पर चर्चा करेंगे। मेंटल हेल्थ गैप हम किसको बोलते हैं कि अगर 100 व्यक्ति हैं जिनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसमें से लगभग 90% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो और जो वो 10 व्यक्ति हैं जिनको ट्रीटमेंट मिलता भी है, ट्रीटमेंट तक वो पहुंच पाते हैं, उनका जो अनुभव होता है उस ट्रीटमेंट के अंदर वो बहुत ही अनइवन होता है। सरकारी अनुमानों के हिसाब से हमारी 140 करोड़ की आबादी में 20 से 30 करोड़ लोगों को आगे आने वाले कुछ सालों में किसी ना किसी वे और फॉर्म में कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी इन द मेंटल हेल्थ स्पेस, राइट। तो हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लिमिटेड हैं नंबर में और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, सीधे चलते हैं अपने छठे सेशन की ओर, नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। सुसाइड जो है हर 40 सेकंड के अंदर एक डेथ सुसाइड की वजह से वर्ल्ड में होती है। हमें हिंदुस्तान का जो 2021 का लेटेस्ट क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है उसको उठा के देखेंगे तो हर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 12 लोगों की डेथ सुसाइड की वजह से होती है। 20 गुना ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते हैं तो बच जाते हैं, उनके भी परिवार की सफरिंग बढ़ जाती है। अगर काउंसलिंग शुरुआत से ठीक से करी जाए और क्लास 9 से करी जाए, आज की डेट में तो मतलब हम पहले 10वीं में करते थे, 11वीं में करते थे, अब क्लास 9 से काउंसलिंग शुरू हो गई है। सारे अच्छे स्कूल्स काउंसलर्स रख रहे हैं
और बाहर से भी लोग बुला रहे हैं स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। पीयर प्रेशर भी एक ऐसी चीज़ हो गई है कि बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रही है आज के युवाओं में। बढ़ते अपने छठे सेशन की ओर, एम्पावर माइंड्स एम्ब्रेस वेलनेस। जो फूड है अगर आप उसको सही माने में देखें तो वो एक बायोकेमिकल है। तो जिसको हम मूड कहते हैं कि ये हमारा मूड हो रहा है, वो हमारे माइंड में एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जी। और वो बायोकेमिकल रिएक्शन और जो हमारा इंटेस्टाइन है वो एक नस से कनेक्टेड होता है, वेगस नर्व। और कुछ जिसको हम साइंटिफिक भाषा में न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो उस फीलिंग को कैरी करते हैं, उस फीलिंग को एक मैनिफेस्ट करते हैं। अब 7वें सेशन के दूसरे पैनल में हम बेहद संजीदा, सेंसिटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है लव कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स। इसके लिए मैं चाहूंगी कि जी सलाम के एडिटर तारिक फरीदी सर स्टेज पर आएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। हर हस्बैंड को एक ही शिकायत सुनने को मिलती है कि शादी के बाद प्यार कम हो गया है। प्यार का कोई पैमाना है, कोई पैरामीटर है डॉक्टर शेफाली कि ये 50 ml का था, अब 40 ml रह गया है, अब 30 ml रह गया है, 20 रह गया है। कैसे ये पैमाना कैसे तय होता है? आपने ml क्यों कहा? आपने मिनट्स एंड आवर्स एंड डेज एंड मंथ्स क्यों नहीं कहा? इट्स अ मेजर। ये सब ml वाले हैं। दैट मीन्स शादी के बाद हम अल्कोहल पीना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम घर से भाग रहे हैं, बीवी से भाग रहे हैं, प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बट आई फील द होल कॉन्सेप्ट की टेक फॉर ग्रांटेड, जब शादी हो गई मतलब शुरुआत में कितना हम चेज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, कितना हम करते हैं हमारे पार्टनर को खुश रखने के लिए। आई थिंक फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम मेल्स एज वेल एज फीमेल्स इन द रिलेशनशिप। आजकल ऑफ कोर्स वी आर क्रॉसिंग, यू नो, लीविंग दोज बाउंड्रीज। वी हैव सेम जेंडर रिलेशनशिप्स टुडे, सेम जेंडर मैरिजेस इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब हम लोग कोर्टशिप में होते हैं, रिलेशनशिप्स में होते हैं, वी डोंट मिस अ सिंगल कॉल, राइट? अग्री कर रहे हैं सब लोग? हाँ, यू गो आउट ऑफ योर वे टू डू थिंग्स। हाँ, तो जब फ़ोन हम मिस नहीं करते और अगर बहुत बिजी भी हैं और अगर एक दो कभी मिस कर गए किसी मजबूरी के तहत, तो जो आपको पूछा जाता है तो हम बहुत पोलाइट होते हैं। आई बेबी यू नो ना, सेल्स मीटिंग, उसके बाद कंटेंट की मीटिंग, उसके बाद ये मीटिंग, उसके बाद वो मीटिंग। हम ट्राई करते हैं कि उसको प्यार से मना लें। सेम थिंग जब शादी के 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद होती है तो हम कहते हैं अरे यार पता तो ऑफिस जा रहे हैं, काम होगा ना वहाँ। ये सवाल मैं इसीलिए करता हूँ कि हम थोड़ा इरिटेट भी होते हैं, मतलब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अब तो वाइफ है, अब तो हस्बैंड हो गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि मैं क्यों ये सेशन कर भी रहा हूँ। हम ज़िंदगी में सीखते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं और सीखते हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो फिर वो ज़्यादा गलती होती है। हमने एक रूल बनाया है रिलेशनशिप का, वो ये है, पहला रूल ये है कि वी वर फ्रेंड्स एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स। हम अगर लंच पे या डिनर पे जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, हम कहते हैं हम डेट पे जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जितने भी हस्बैंड्स हैं, हम सबसे बड़े कल्प्रिट होते हैं। वी द मेन आर कल्प्रिट। ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कर रहे हैं कि सबकी? मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, और जो नहीं मानते हैं वो ज़रूर यहाँ पे परेशान होंगे, आई एम श्योर। तो वी द मेन आर कल्प्रिट, हम जितनी जल्दी ये मान लें वो हमारे लिए अच्छा है। कुछ भी हो, सबसे पहले सॉरी हम बोलते हैं, और वो दिल से बोल दीजिए। सॉरी दिल से बोलेंगे, उसमें प्यार होगा। तो ये हमारा एक रूल है कि सॉरी मैं बोलता हूँ और वी आर स्टिल फ्रेंड्स। फिक्स्ड रूल की आप बोलते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, तो बड़ा अच्छा रूल है। गलती हम ही करते हैं ना एक्चुअली। मैंने पहले कहा कि वी द मेन आर कल्प्रिट, इसमें कोई शक नहीं है। एक लफ्ज़ मैं सुन रहा था यहाँ बार बार, मैंने रियली वेरी हम्बल ऑफ यू टू से दैट, एंड आई नो योर। नहीं, मुझे लोग जोरू का गुलाम कहते हैं एक्चुअली। अगर पूरी दुनिया होती गुलाम, देन आई थिंक हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। Exactly. बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दिस एक्सेप्टेंस कि लोग समझते हैं कि मैं कुछ गलती कर ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैं गलत हो ही नहीं सकती। एंड आने से पहले भी आई वॉज वंडरिंग मैं लेट ना हो जाऊँ, बट आई वॉज इन अ रिलेशनशिप थेरेपी सेशन ओनली, एंड दिस कपल ऑफ माइन इज टेकिंग एंडलेस थेरेपी सेशंस, बट कोई बदल नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो जब तक वो रियलाइजेशन, वो इंसाइट जो हम कहते हैं, इंसाइड ओरिएंटेड थेरेपी इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एनालिसिस। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तब तक हम ठीक कैसे होगा, मतलब हम ठीक कैसे होंगे, रिलेशनशिप कैसे बदलेगी। तो रिलेशनशिप में ये बात कहती हूँ, इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो कपल
I say there are two individuals who make the relationship and two individuals who are happy will keep the relationship good. तो ये हम अपनी relationship कैसे सुधारें? relationship नहीं सुधारनी है, खुद को सुधारना है. अब हम 8वें सेशन के दूसरे पैनल की तरफ बढ़ते हैं. मैं डॉक्टर वैशाली गुप्ता को पोडियम पर दावत दूंगी कि वो यहाँ तशरीफ लाएं, माइंडफुलनेस एंड गाइडेड मेडिटेशन पर रोशनी डालें. 16 साल के अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस में मैंने ये जाना है कि जिस मेंटल हेल्थ की हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, विच इज़ सच ए सीरियस इशू, सच ए सेंसिटिव इशू, उसकी जो कुंजी है, उसका जो इलाज है, वो हमारे नाक के नीचे चल रहा है. इट्स अ ब्रेथ. एक सांस लेके हम पैदा हुए थे, एक सांस छोड़ के हम चले जाएंगे. पूरी ज़िंदगी हम सांस लेते रहते हैं, बट इस सांस के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. जैसा हमारा इमोशन है वैसा हमारा ब्रेथ पैटर्न हो जाता है. अगर हमें गुस्सा आता है तो सांस तेज़ चलने लगती है, दुखी होते हैं तो सांस धीरे चलने लगती है, हैप्पी होते हैं तो सांस डीप हो जाती है. सो दैट मीन्स देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द इमोशन एंड द ब्रेथ पैटर्न. जैसा मेरा इमोशन है वैसे मेरा ब्रेथ पैटर्न है. बट यू नो व्हाट इज़ द सीक्रेट? आप अपने ब्रेथ पैटर्न से अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत खूबसूरत सेशन और सब इतने रिलैक्स हो गए कि सुबह से जो हमने इतनी मेहनत की है इस कॉन्क्लेव में यहाँ बैठकर, वो सब दूर हो गई है. अब हेल्दी माइंड के साथ हम घर भी जा पाएंगे. टोकन ऑफ थैंक्स के लिए मैं तारिक सर को एक बार फिर इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर. ये सिर्फ शुरुआत है. हमने खामोशी तोड़ने की कोशिश की है. जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ थे, जितने एक्सपर्ट्स थे, जितने शॉर्ट नोटिस पे सब आए, उन सब लोगों का शुक्रिया.